जय हिंद फ्रेंड्स, एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज एलिजी। अभी हम देखेंगे एलिजी क्या है एक्चुअली में। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था बैलेड, व्हाट इज बैलेड, अगेन एपिक, हमने बहुत सारे टॉपिक्स लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किए थे। ओके, दैट इज फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। इसमें से हमारा आज का वीडियो का पहला टॉपिक रहेगा एलिजी। सो द एलिजी इज ए पोएम ऑफ मॉर्निंग ऑफ लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन. It had its origin in ancient Greece. It is judged by its theme or subject matter and not by its meter or stanza form. In English poetry, the elegiac meter has been iambic. The theme of the elegy has been a mixture of lament and melancholy reflection. A pastoral elegy is developed through pastoral conventions and classical mythology. It is presumed that the poet is a shepherd who mourns the death of another fellow shepherd. The first great pastoral elegy was written by Edmund Spenser. It is entitled Astropheld. It was written on the death of Sir Philip Sidney. एलिजी क्या है? एक पोएम है। जब कोई मर जाते हैं ना तो उस दुख को हम जब एक्सप्रेस करते हैं पोएम के फॉर्म में तो उसे कहते हैं एलिजी। ठीक है, इसका ओरिजिन हुआ था एंशिएंट ग्रीस में और इट इज जज बाय इट्स थीम। इसमें क्या किया जाता है, जो हम जज करते हैं ना वो थीम को लेकर जज करते हैं। जो टॉपिक है, जो हमारा मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि उसको हम ध्यान देते हैं मीटर में, क्यों कितना लंबा है, कितना स्टैंजा उसमें है, उससे ध्यान नहीं दिया जाता है। स्पेशली इस पर ध्यान दिया जाता है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। ओके, थीम को इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इन इंग्लिश पोएट्री द एलिजिक मैटर हैज़ बीन आयम्बिक। इसमें क्या होता है, एलिजिक मीटर जो है बहुत आयम्बिक होता है। सो आयम्बिक रेफर्स टू द टाइप ऑफ फुट यूज्ड। जो हम पोएम लिखते हैं उसमें लाइनिंग्स जो होती है उसमें अगर फुट में मेजर किया जाता है देन इट इज आयम्बिक। ओके, जैसे आयम्बिक का और एक फॉर्म है जैसे पेंटामीटर, तो उसमें 5 लाइन्स होते हैं। एक लाइन ऑफ 5 फीट, उसमें क्या होते हैं 5, एक लाइन में 5 फीट होते हैं। ठीक है, तब जाकर उसे पेंटामीटर कहते हैं। सेम वे आयम्बिक जो है हम उसे क्या करते हैं, फुट में मेजर करते हैं। ओके, सो दैट इज आयम्बिक। इसमें सिलेबल्स वगैरह रहते हैं। ओके, जिसमें इट विच इंडिकेट्स एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया है कि व्हाट इज आयम्बिक। ओके, नाउ द थीम ऑफ द एलिजी हैज बीन ए मिक्सचर ऑफ लैमेंट एंड मेलंकोली रिफ्लेक्शन। इसमें जो एलिजी का जो थीम होता है ये स्पेशली मिक्सचर होता है, क्या चीज़ में, लैमेंट एंड मेलंकोली रिफ्लेक्शन। सो लैमेंट मीन्स व्हाट, टू एक्सप्रेस सॉरो। अगर आप कुछ दुख को आप एक्सप्रेस करें दैट इज व्हाट, लैमेंट। ओके, रिग्रेट कर रहे हैं, अगर अनहैप्पीनेस है अबाउट समथिंग, किसी भी बात को लेकर। लैमेंट एक नाउन है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स नाउन के हिसाब से कब हम फॉर्म इसको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि एक्सप्रेशन हुआ सॉरो, स्पेशली ए सॉन्ग और पोएम दैट एक्सप्रेसेस सॉरो फॉर समवन हु हैज डाइड और समथिंग दैट इज गन। अगर कोई चला गया या फिर कोई मर गया है तो उस दुख को अगर आप प्रकाश करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोएम देन दैट इज लैमेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एलिजी। और मेलंकोली रिफ्लेक्शन, ये भी दुखी का बात है कि जब आप दुख को आप अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पोएम के थ्रू देन दैट इज एलिजी। ओके, ए पेस्टोरल एलिजी इज डेवलप्ड थ्रू पेस्टोरल कन्वेंशंस एंड क्लासिकल माइथोलॉजी। पेस्टोरल एलिजी इज डेवलप्ड थ्रू पेस्टोरल कन्वेंशंस एंड क्लासिकल माइथोलॉजी। जो पेस्टोरल एलिजी जो है ये डेवलपमेंट हुआ है कहाँ से, तो पेस्टोरल कन्वेंशन से। कन्वेंशन जो सम्मेलन होता है, पेस्टोरल जो कि हम देहाती एक्चुअली कहा जाता है, बट एक्चुअली इस सेंस में यहाँ पे इसका अलग मीनिंग है। जो चराने ले जाते हैं ना, इसमें भी वही बात है, बट यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वहाँ से, पेस्टोरल कन्वेंशन जो उनका सम्मेलन होता है। और क्लासिकल माइथोलॉजी जो कि हमारे आइडियलिस्ट माइथोलॉजी हैं, जहाँ पे फेबल हमारे कल्चर का टोटली स्टोरीज वगैरह जो एक साथ लिखा गया है दैट इज माइथोलॉजी। ओके, सो वहाँ से हमारा पेस्टोरल एलिजी का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, इट इज प्रिज्यूम्ड, अगेन हमें माना जाता है कि पोएट इज ए शेफर्ड, पोएट जो खुद क्या है, एक शेफर्ड है, एंड एट द सेम टाइम हु मोर्न्स द डेथ ऑफ अनदर फेलो शेफर्ड। अब वो क्या कर रहे हैं, दुखी हुए, बहुत दुखी है। किस लिए दुखी है, तो उनका जो फेलो है, जो उनका साथी है वो मर गया है और उसके दुखी से वो क्या है, बहुत दुख है। ठीक है, और उनका साथी जो वो भी खुद क्या है, एक शेफर्डी है, जो मतलब कैटल वगैरह जो चराने ले जाते हैं उसे हम शेफर्ड कहते हैं। सो जो पोएट है वो भी शेफर्ड है और उसका जो फ्रेंड है वो भी शेफर्ड है। ठीक है, लेकिन जो पोएट है अपने शेफर्ड फ्रेंड के लिए दुखी है क्योंकि वो मर गया है।
तो इस टाइप के जब हम पोएम्स लिखते हैं ना इस दुखी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उससे हम क्या कहते हैं, एलिजी कहते हैं। ओके, द फर्स्ट ग्रेट वेस्टर्न एलिजी वाज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा सबसे पहला एलिजी किसने लिखा था, तो वो था स्पेंसर जी ने लिखा था। इट वाज एंटाइटल्ड एस्ट्रोफेल, और उसका नाम क्या था, एस्ट्रोफेल। स्पेंसर जी ने लिखा था, एस्ट्रोफेल लिखा था। ओके, इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, और एस्ट्रोफेल किसके मौत पर दुखी को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए लिखा गया था, तो वो है फिलिप सिडनी। ओके, जब सिडनी जी मर गए थे तो इस दुख को प्रकाश करने के लिए उन्होंने स्पेंसर जी ने लिखा था एस्ट्रोफेल, और ये हमारा पहला एलिजी है। ओके, द सेकंड ग्रेट पेस्टोरल एलिजी इज मिल्टन्स लिसिडास, और सेकंड हम लोग का एलिजी कौन सा है, लिसिडास। ओके, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड किंग एडवर्ड, किसके मरने पर, तो उनका फ्रेंड था एक जो कि जिनका नाम था एडवर्ड। ओके, सो इनके डेथ पर उन्होंने लिखा था सेकंड पेस्टोरल एलिजी, मिल्टन जी ने लिखा था, जो कि इन 1637। ओके, द ग्रेट थर्ड ग्रेट पेस्टोरल एलिजी इज सेलिस एडोनेस, अगेन थर्ड एलिजी कौन सा है, तो वो है एडोनेस। ओके, एंड किसने लिखा था, तो उन्होंने शेली जी ने लिखा था, पीबी शेली, ऑन द डेथ ऑफ किड्स, किड्स के मरने पर उन्होंने लिखा था। ठीक है, द फोर्थ ग्रेट पेस्टोरल एलिजी इज अर्नोल्ड्स थीसिस, और अर्नोल्ड जी ने फोर्थ एलिजी लिखा था जो कि नाम है थीसिस, 1867 में लिखा गया था, ऑन द डेथ ऑफ हकलफ। ओके, हकलफ जी के मरने पर उन्होंने लिखा था थीसिस, अर्नोल्ड जी के द्वारा लिखा गया, और ये हमारा फोर्थ एलिजी है। ओके, पेस्टोरल एलिजी। ठीक है, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट एलिजीज हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। दैट इज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इट इज रिटन बाय थॉमस ग्रे, इन मेमोरियम, ये भी एक एलिजी है, बाय टेनिसन, रग्बी चैपल, ये मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने लिखा है, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, W.H. ऑर्डन ने लिखा है। ठीक है, ये चार जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ चार ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ, और ये चार भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिजीज है। ठीक है, तो ये सब भी आप देख लीजिएगा, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ड्रामा। व्हाट इज ड्रामा? तो ड्रामा के बारे में देखते हैं। ड्रामा इज ए लिटरेरी कंपोजिशन विच डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शंस अमंग्स द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। सो ड्रामा क्या है, एक लिटरेरी कंपोजिशन है। ठीक है, लिखा हुआ है, जिसे क्या करते हैं, डायलॉग्स में दिया जाता है, एक्शन दिया जाता है, इस तरह से कैरेक्टर्स लोग क्या करते हैं, स्टेज में परफॉर्म करते हैं। ओके, इट बिगिंस विथ ए बैकग्राउंड कॉल्ड एक्सपोजिशन, द सीक्वेंस इज सच एज द फाइनल स्टेज इन ए जनरल थीम इज रिजोल्यूशन, इन ए कॉमेडी इज डिनोमेंट, एंड इन ए ट्रेजेडी इट्स कैटास्ट्रॉफी। सो इट बिगिंस विथ ए बैकग्राउंड कॉल्ड एक्सपोजिशन, जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो इसे बैकग्राउंड के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन कहते हैं। एक्सपोजिशन मीन्स डिस्क्रिप्शन, जब हम डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट इज जब प्ले परफॉर्मेंस चल रहा है ना, तो दैट इज एक्सपोजिशन। ओके, एंड सीक्वेंस इज सच एज, और सीक्वेंस को हम ड्रामा को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं अभी हम देखते हैं। द फाइनल स्टेज इन ए जनरल थीम इज रिजोल्यूशन, जो फाइनल स्टेज होता है ड्रामा का उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। कॉमेडी में इसे डिनोमेंट कहते हैं, ट्रेजेडी में इसे कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट काइंड्स नेचर ऑफ ड्रामा आर, अभी हम ड्रामा का जो नेचर है, काइंड्स है, वो हम इधर दिखा रहे हैं आपको ड्रामा के विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो क्लाइमैक्स जो है आपका दो है, एक होता है ग्रोथ, एक होता है रिजोल्यूशन। अगेन ग्रोथ का जो फाइनल स्टेज है वो है एक्सपोजिशन, दैट इज बिगिनिंग, अगेन रिजोल्यूशन, एंड दिस इज डिनोमेंट एंड कैटास्ट्रॉफी। ओके, अगर कॉमेडी रहा तो ये होगा डिनोमेंट, और अगर ट्रेजेडी रहा तो ये होगा कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट एट ड्रामा। ड्रामा में क्या क्या डेवलपमेंट्स है उसको देखते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ प्लेज वेर डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्री-एलिजाबेथन पीरियड, एंड दे वेर प्री-एलिजाबेथन पीरियड के इस टाइम पे प्लेज जो है, ड्रामाज जो है, 4 टाइप में स्पेशली डेवलप हुए थे। ठीक है, डिवाइड हुए थे। फर्स्ट है म्यूजिकल प्ले, सेकंड इज मिस्ट्री प्ले, थर्ड इज मोरलिटी प्ले, एंड लास्ट इज इंटरलूड। ओके, तो देखते हैं म्यूजिकल प्ले क्या है। This type of play deal with the lives of saints and miracles performed by them. The theme of this type of play was the life and sacrifice of a saint. So miracle play किसको बोलते हैं, जहाँ पे जादू होता है, miracles होते हैं। ठीक है, जो डील विद द साधु के साथ जो लाइन्स हैं, जो miracles है, जो जादू उन्होंने परफॉर्म किए हैं, वो सब क्या आएगा, हमारे miracle play में आएगा। ठीक है, एंड थीम क्या है इसका, तो लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ ए सेंट, एक साधु अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कैसे करते हैं प्ले में जो दर्शाते, दैट इज मिरेकल प्ले। Some popular miracle plays are Shepherd's Play, Golden Legends, etc. So ये दोनों इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, Shepherd's Play एंड Golden Legend। ओके, और भी बहुत सारे हैं। तो मिरेकल प्लेस के 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, Shepherd's Play एंड Golden Legend। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज मिस्ट्री प्ले। ड्रामा का सेकेंड
डिवीजन क्या है, मिस्ट्री प्ले। अभी हमने मिरेकल के बारे में देखा, हम मिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो मिस्ट्री प्ले इज डिपिक्टेड द थीम्स टेकन फ्रॉम द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। सम पॉपुलर मिस्ट्री प्लेज आर क्राइस्ट नेटिविटी, डेथ ऑन द क्रॉस एंड लास्ट जजमेंट एक्सेट्रा। मिस्ट्री प्ले क्या है, रहस्य। मिस्ट्री मीन्स व्हाट, रहस्य, जिसको कोई नहीं जानता है। तो जितने भी थीम्स अगर रहस्य वाले रहते हैं प्लेज में, तो दैट इज मिस्ट्री प्ले, जो कि बाइबल से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्राइस्ट नेटिविटी, डेथ ऑन द क्रॉस एंड लास्ट जजमेंट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोरलिटी प्ले। मोरलिटी प्ले क्या है, इन दिस प्लेस personified virtues and vices were dramatized. Satan was personified as vice and God or Christ as virtue. So मोरलिटी प्ले में जो प्लेस जब दिखाया जाता है वर्च्यूज, वर्च्यू एंड वाइस, यानी पाप एंड पुण्य, ठीक है। तो जब पुण्य और पाप को दिखाया जाता है ड्रामा के थ्रू, देन दैट इज मोरलिटी प्ले। सैटन, सैटन मीन्स शैतान, जो शैतान को अगर जो पाप करते हैं उसे शैतान को दिखाया जाता है कि पापी लोग क्या करते हैं, शैतान लोग जो है पाप करते हैं, और गॉड और क्राइस्ट जो है भगवान जी, वो लोग क्या करते हैं, पुण्य काम करते हैं, ठीक है। एक्चुअली दीज वेर एलिगोरिकल प्लेस, सम पॉपुलर मोरलिटी प्लेज आर, और ये सब क्या एलिगोरिकल प्लेज है, ठीक है। एंड दीज एग्जाम्पल्स आर एवरीमैन, Castle of Perseverance, etc. So these are what morality play. Okay. Next, our topic is interlude. What is interlude? The interludes were written primarily for the entertainment of audience. Interludes किसके लिए लिखा जाता है, एंटरटेन करने के लिए, ऑडियंस को हंसाने के लिए, ठीक है, उनका मन बहलाने के लिए। The interludes were short entertainments that were inserted within the longer plays. और interludes जो है छोटे छोटे एंटरटेनमेंट्स है जो कि अंदर में बड़े बड़े जो प्लेस होते हैं ना, लंबे लंबे, उसके अंदर बीच बीच में घुसा दिया जाता है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली दे बिकेम इंडिपेंडेंट प्लेस टू, और कभी कभी इसे इंडिपेंडेंट प्ले भी बनाया जाता है, ओनली इंटरलूड्स को भी स्पेशली बनाया जाता है, ठीक है। सब फेमस इंटरलूड्स आर, और कोई एग्जाम्पल्स है इसके, पार्टनर एंड द फ्रायर, द डिसोबीडिएंट चाइल्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने ड्रामा के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉमेडी। कॉमेडी हम लोग सब जानते ही हैं, व्हाट इज कॉमेडी, है ना। सो कॉमेडी कम इनटू बीइंग इन एंशिएंट ग्रीस। कॉमेडी कहाँ से अराइज हुआ है, तो ग्रीस से हुआ है, एंशिएंट ग्रीस से। एज ए प्ले, ए कॉमेडी इज अ स्टेज प्ले ऑफ लाइट, अम्यूजिंग, ऑफन सैटिरिकल कैरेक्टर, chiefly representing a romantic or realistic story with a happy ending. तो कॉमेडी में क्या होता है, हंसाया जाता है, अम्यूजमेंट होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें सारी बातें रोमांटिक वगैरह दिखाया जाता है, रियलिस्टिक स्टोरी होती है, सब चीज़, और अच्छे हैप्पी एंडिंग से इसे फिनिश किया जाता है इस प्ले को, ओके। द फॉर्च्यून में प्ले ए क्रूशियल रोल इन ए कॉमेडी टेम्पोररीली। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी वॉज राल्फ रॉयस्टर. It was a classical comedy by Nicholas Udall. A comedy may be divided into. अभी हम कॉमेडी के बारे में फर्स्ट चर्चा कर रहे हैं। तो पहला हमारा इंग्लिश कॉमेडी कौन सा था, तो वो था रैल्फ रॉयस्टर, ओके, जो कि 1533 में लिखा गया है, ठीक है, 1533, ओके। ये क्लासिकल कॉमेडी था जो कि किसने लिखा था, निकोलस उडॉल ने, ओके। कॉमेडी की कुछ सब डिविजन्स है। पहला है हमारा रोमांटिक कॉमेडी, ओके। रोमांटिक कॉमेडी में देखते हैं क्या है, जिसमें रोमांस की बात होगी, दैट इज रोमांटिक कॉमेडी, ओके। तो इंग्लैंड हैज टू काइंड्स ऑफ कॉमेडी। इंग्लैंड के पास दो तरह के कॉमेडी थे। द फर्स्ट वन वाज शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडी एंड द सेकंड टाइप ऑफ कॉमेडी वाज बेन जॉनसन्स क्लासिकल कॉमेडी। सो एक हमारा शेक्सपियर जी का रोमांटिक कॉमेडी था और दूसरा हमारा बेन जॉनसन जी का क्लासिकल कॉमेडी था, ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी इज बेसिकली ए लव कॉमेडी विच ऑलवेज एंड्स इन द हैप्पी मैरिज ऑफ ट्रू लवर्स। और रोमांटिक कॉमेडी में क्या होता है, जो लवर्स होते हैं उनकी शादी हो जाती है फाइनली, और हैप्पीली टोटल स्टोरी एंड हो जाती है, ठीक है। इट एम्स एट द टोटल इफेक्ट ऑफ प्लेजर एंड गुड ह्यूमर। इसमें हमेशा खुशी ही दर्शाते हैं, ठीक है। सम पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडीज आर, और कुछ रोमांटिक कॉमेडीज हैं हमारे यहाँ पे। ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम, जो कि शेक्सपियर जी ने लिखा है। एज यू लाइक इट, ये भी एक कॉमेडी है जो कि हमारे विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा है, ठीक है। रोसेलाइड, जो कि थॉमस लॉज ने लिखा है। ये हमारे सम पॉपुलर क्या है, रोमांटिक कॉमेडीज है। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो शेक्सपियर जी का तो हमने अभी देखा रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है। अब हम देखेंगे बेन जॉनसन जी का क्लासिकल कॉमेडी, ठीक है, दैट इज ह्यूमर्स। इसमें ह्यूमर भरे होते हैं, ठीक है, हंसी मजाक एवरीथिंग। सो दिस वाज अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय बेन जॉनसन। ये किसने स्टार्ट किया था, तो जॉनसन जी ने स्टार्ट किया था। इट डील्स विद ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स विद 4 ह्यूमर्स विच गवर्न इंडिविजुअल टेम्परामेंट्स अकॉर्डिंग टू ए मेडिवल थ्योरी. The excess of any one fluid, that is humor, make him
sanguine, that is cheerful, phlegmatic, that is calm, choleric, that is ill-tempered, और melancholy, that is sad. ओके, तो इनका जो बेन जॉनसन जी का जो कॉमेडी है वो 4 चीज से भरा हुआ है, दैट इज ह्यूमर, खुशी मिलेगा, चीयरफुल रहेगा, ठीक है, काम, शांति रहेगा, इल टेम्पर्ड, थोड़ा गुस्सा में भी रहेगा, और साथ में या फिर दुखी भी रहेगा, ठीक है। ये सब मिलाकर उनका जो प्ले बनता था कॉमेडी वाला, ह्यूमरस कॉमेडी। ओके, द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। इस तरह से हम एक पर्सन का कैरेक्टर हम डिटरमाइन कर सकते थे, बता सकते थे कि वो कैरेक्टर कैसा रहेगा। ओके, देयरफॉर ईच मेजर कैरेक्टर हैज वन और द अदर ह्यूमर। In this type of comedy the playwright satirizes man and manners of his day। और इस तरह से हम जो प्लेराइट है, जो लिखते हैं प्ले, वो क्या करते हैं, जो लोग हैं उसको जिसमें कैरेक्टराइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसका मैनर्स दिखाते हैं इस पूरे दिन का, क्यों कैसे वो उस टोटली प्ले को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर कॉमेडीज प्ले हैं जो कि ह्यूमर में ह्यूमरस है, एंड दोज आर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, दैट इज रिटन बाय बेन जॉनसन, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, दैट इज ऑल्सो रिटन बाय बेन जॉनसन, एंड ईस्टवुड हो, ठीक है, ये हमारा चैपमैन जी ने लिखा है, जॉर्ज चैपमैन, ठीक है। तो these three are popular comedies of humors। ओके, नाउ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, हमने दो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ह्यूमर अगेन रोमांटिक, अब हम देखेंगे मैनर्स की, ठीक है। आफ्टर 1660 इंग्लैंड सॉ द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू कॉमेडी कॉल्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी और द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। सो 1660 के बाद, 1660 के बाद इंग्लैंड में एक नया कॉमेडी का डेवलपमेंट हुआ, जो कि रेस्टोरेशन कॉमेडी बोलते हैं या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसका नाम दिया गया है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द ridiculous aspects of mankind and agreeably showed that them on the stage. It helped to ridicule social manners, and so it is also called the comedy of manners. It has ridiculous violation of social conventions by stupid characters, jealous husband and intriguing wives. So हमारा जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है इसमें टोटली थोड़ा डिसलाइक पॉइंट्स को यूज़ करते हुए बनाया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी बदमाशी वाले रिडिकुलस काम करते हैं, गुस्सा दिलाने वाले काम करते हैं, जिसमें वायलेशन करते हैं, रिडिकुलस वायलेशन, अहिंसा वगैरह, एवरीथिंग इसमें मेंशन किया जाता है, यूज़ किया जाता है। स्टूपिड कैरेक्टर्स, थोड़ा बुद्धि वाले कैरेक्टर्स सब यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हस्बैंड जेलस है, वाइफ्स वगैरह अपना अच्छे से रोल प्ले नहीं कर रही, इंट्रिगिंग वाइफ्स, इस तरह से जब हम कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं तो उस तरह का कॉमेडी को क्या कहते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। मिडिल क्लास ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, जो एलिजाबेथ पीरियड का जो मिडिल क्लास था उसमें रिएक्शन दिखाया गया था अगेंस्ट इमोर्टलिटी, जो मोर्टलिटी मीन्स जो मर जाते हैं, इमोर्टल दैट इज जो अमर रहते हैं, तो उसके अगेंस्ट इसमें रिएक्शन दिखाया गया था। ओके, एंड इंडिसेंसी मीन्स जो गलत व्यवहार होता है, अभद्रता, ठीक है। तो इस तरह से कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ये दोनों दर्शाया गया था, ठीक है। दिस गिव बर्थ टू सेंटिमेंटल कॉमेडी विथ डिवॉइड विट एंड केटी, और इस वजह से क्या होता, सेंटिमेंटल कॉमेडी बन गया था, ठीक है, जिससे चालाकी और खुशी वगैरह दर्शाया गया था। ओके, इस तरह के प्लेस में। ओके, दैट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेडी ऑफ मैनर्स और सेंटिमेंटल कॉमेडीज देखते हैं। ऑल फॉर लव, दैट इज रिटन बाय ड्राइडेन, लव फॉर लव, इट इज बाय कंग्रीव, एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कंग्रीव अगेन, ठीक है। तो ये अगेन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेडीज है जो कि मैनर्स और सेंटिमेंटल कॉमेडीज है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कॉमेडी दैट इज देख लिए, डिस्कस कर लिए, इसके टाइप्स भी हमने देख लिए। अब हम देखेंगे ट्रेजेडी। व्हाट इज ट्रेजेडी? ट्रेजेडी के बारे में भी हमें वर्ड से पता चल ही गया कि व्हाट इज ट्रेजेडी, दुखी वाला, है ना। अब उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ट्रेजेडी इज अ गिफ्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस, ये भी एंशिएंट ग्रीस से अराइज हुआ है। ओके, द टर्म ट्रेजेडी refers to a drama of a serious or sorrowful character with a fatal of disastrous conclusion. So ट्रेजेडी क्या है? तो ट्रेजेडी रेफर्स टू ए ड्रामा ऑफ ए सीरियस, जो ड्रामा प्ले किया जा रहा है उसमें सीरियस बातें चल रही है, सॉरोफुल कैरेक्टर चल रहा है। सॉरोफुल यानी बहुत दुखी है कोई कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर जो रोल दुखी होने का प्ले कर रहा है कि वो बहुत दुखी से भरा हुआ है, ठीक है। विथ ए फैटल ऑफ डिजास्टर्स कंक्लूजन, जिसमें लास्ट में क्या हो रहा है, कोई मर गया, ओके, इस टाइप का कुछ अनहोनी टाइप हो गया, तो उस टाइप के जब प्ले को दर्शाया जाता है एंडिंग में, दैट इज ट्रेजेडी। ओके, इन अदर वर्ड्स ट्रेजेडी इज ए प्ले ऑफ एलिवेटेड थीम एंड डिक्शन विथ एन अनहैप्पी हैंडिंग। वही अनहैप्पी हैंडिंग वाला जो होता है उसमें ट्रेजेडी कहते हैं। एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस कंप्लीट एंड अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। In other words, tragedy is a play of elevated theme and diction with an unhappy ending.
सो जिसमें अनहैप्पी एंडिंग होती है दैट इज ट्रेजेडी। ओके, एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज, एरिस्टोटल जी ने डेफिनेशन दिया ट्रेजेडी का कि ये इमिटेशन है क्या चीज़ का, फॉलो करती है। इमिटेशन मीन्स कॉपी करना, फॉलो करना, ऑफ एन एक्शन सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड इन ए language beautified in different parts with different kinds of embellishment with through action and not narration and through scenes of pity and fear bringing about the catharsis of these emotions। so ट्रेजेडी में एरिस्टोटल जी ने जो डेफिनेशन दिया है इसमें टोटली एक्शन भरा रहता है, सीरियसनेस रहता है, ठीक है, कंप्लीशन रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, जो कि लैंग्वेज में टोटली ब्यूटीफाई करके दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है विथ थ्रू एक्शन नॉट नरेशन। फिर ज़्यादा वर्डिंग्स नहीं रहते हैं लेकिन हाँ दुखी वाला एक्सप्रेशन पूरा रहता है। ओके, एट द सेम टाइम पीटी रहता है। पीटी मीन्स जब हम दूसरे पर सिंपैथी शो करते हैं ना, दुखी जाहिर करते हैं, डर रहता है, दर्द रहता है, थ्रू कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस। ओके, ये सारे इमोशंस को जब भरकर जब बनाया जाता है दैट इज ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ओके, there are 6 constituent parts of a tragedy and those are plot, character, thought, diction, 6 and spectacle। तो ट्रेजेडी जो है 6 पार्ट से बना हुआ है। एक है प्लॉट, जगह जिसमें हम प्ले करेंगे, कैरेक्टर इसमें जो प्ले करते हैं कैरेक्टर्स लोग, थॉट सोच, डिक्शन कहानी, सॉन्ग गाना, स्पेक्टिकल दिखने वाले। However, plot is the most important part because it involves action। और plot जो है बहुत important है क्योंकि इसमें action involved रहता है, ठीक है, वहाँ पे action किया जाता है। It is a soul tragedy। ये एक soul tragedy है, tragedy का soul है, आत्मा है। Tragedies can be classified into 2 main categories। tragedy को हम 2 कैटेगरी में सब डिवाइड करते हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी का 2 टाइप है, एक है क्लासिकल, दूसरा है रोमांटिक। द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश वॉज गॉर्बुडक। तो पहला हमारा ट्रेजेडी था इंग्लिश में एंड दैट वॉज गॉर्बुडक। ओके, एंड इट वॉज रिटन बाय नॉर्टन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पहला ट्रेजेडी इंग्लिश में कौन सा था, तो वो था गॉर्बुडक। और इसको किसने लिखा था, तो नॉर्टन जी ने लिखा था एंड सैकविल इन 1561। ओके, इन दोनों ने मिलकर लिखा था। कब लिखा था, तो 1561 में। अगेन इट इज़ ए क्लासिकल ट्रेजेडी। ओके, वेब्स्टर्स डेसिस ऑफ माल्फी, ये है हमारा रोमांटिक ट्रेजेडी, ठीक है। तो गॉर्बुडक तो हो गया हमारा क्लासिकल ट्रेजेडी एग्जाम्पल। ओके, लेकिन वेब्स्टर जी का जो डचेस ऑफ माल्फी है जो 1614 में लिखा गया था वो एक है रोमांटिक ट्रेजेडी। ओके, नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स शब्द हैं जो कि हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं उस वर्ड्स को। So first word is catharsis. The death of a tragic hero cleans the harder passions by arousing the feelings of pity and fear and leaves the reader or spectator in a state of calm of mind, all passions spent. So जब ट्रेजिक हीरो जो हीरो है दर्द में है और वो मर जाता है, तो इस तरह से जब हम दर्शाते हैं एक प्ले में, तब वो क्या करता है, एक सिंपैथी क्रिएट करता है, ठीक है, पीटीनेस, दया फील वगैरह क्या करता है, अराइज करता है। जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके मन में एक दुखी वाला भावना आ जाता है, दया वाला भावना आ जाता है। किसके लिए, तो हीरो के लिए, जो उसका प्ले का मेन हीरो था, ठीक है। और उनका जो दिमाग है टोटली मतलब शांत हो जाता है। ओके, इसमें जितने भी उनके पेशेंस है सब क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उनका जो धैर्य है सब खत्म हो जाता है, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद या फिर उसको देखने के बाद। दैट इज कैथारसिस, जिसमें रियल हीरो मर जाते हैं, ठीक है। अगर हेमर्शिया, हेमर्शिया क्या है, इट इज़ ए ट्रेजिक फ्लो और फैटल फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो एंड इट लीड्स टू हिज डूम एंड डेथ। सो हेमर्शिया क्या है, एक ट्रेजिक फ्लो है या फिर फैटल फ्लो है जिसमें घातक प्रवाह होता है इन द कैरेक्टर ऑफ हीरो के साथ, और इसकी वजह से क्या होता है, उसका डूम एंड डेथ हो जाता है। दैट मीन्स कयामत और निराशा, उसके ऊपर बहुत बड़ी कयामत आ जाती है और बहुत निराशा वाला प्ले फाइनली एक क्रिएशन हो जाता है, एनवायरमेंट। ओके, तो दैट इज हेमर्शिया। ओके, इसमें भी हीरो का डेथ होगा या फिर कुछ भी होगा, उससे रिलेटेड जितने भी एनवायरमेंट क्रिएट हो सकते हैं जो कि टोटली दुखी वाले होते हैं। सो दैट इज our hemertia. Now next term is peripeteia. Peripeteia क्या है, it means a sudden change in the fortune of the hero from good to bad or from good high to low. So peripeteia में क्या होता है, एक अचानक चेंज आ जाता है, ठीक है, स्टोरी में।
जबकि हीरो का जो है फॉर्च्यून, उसका जो नसीब है वो आइदर फ्रॉम गुड टू बैड हो जाएगा, फिर अच्छा उसका दिन चल रहा था, अचानक में उसका दिन खराब हो गया, या फिर ऊपर से नीचे हाई टू लो, अगर उसका बहुत ही अच्छा समय चल रहा था, बहुत अच्छा पोजीशन पे था, अचानक वो एकदम लो हो गया, एकदम मतलब गरीब हो गई या फिर कुछ भी हो गया, इस टाइप का कोई भी सडन चेंजेस दिखाता है तो दैट इज टर्म्स एज पेरिपेशिया। ओके, नेक्स्ट टर्म इज कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे क्या है? द एंड ऑफ द ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफे। जो ट्रेजेडी अगर जब आपका एंड होता है ना, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफे। ओके, द हीरो और हीरोइन और बोथ मीट देयर एंड एट दिस पॉइंट। और हीरो हीरोइन जो है दोनों क्या होते हैं, एंड में मिल जाते हैं, ठीक है, एट दिस पॉइंट, दैट इज कैटास्ट्रोफे में, ठीक है, दैट इज द एंडिंग ऑफ द ट्रेजेडी। ओके, नाउ रिकॉग्निशन वर्ड। रिकॉग्निशन क्या है? तो व्हेन ट्रेजिक हीरो रिमेन्स इन स्टेट ऑफ डिसेप्शन और इल्यूजन फॉर लॉन्ग, इट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन मीन्स रियलाइज करना, ठीक है। तो जब ट्रेजिक हीरो जो बहुत दुखी है हीरो, उसमें अगर कुछ ऐसा स्टेट, कोई ऐसा पोजीशन आ जाता है कि उसको कोई धोखा दे दिया या फिर उसे कुछ गलत बात का पता चला जो उसे धोखा दे रहा था या फिर झूठ बोला जा रहा था, सो जब उसे पता चल जाता है तो उसे रिकॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। अगेन पोएटिक जस्टिस, इट इज गिविंग ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट इन द प्रोपोर्शन टू वंस वर्चुअस और इविल डीड्स। सो पोएटिक जस्टिस क्या है? ये एक रिवार्ड है, ठीक है, या फिर पनिशमेंट। अगर आप किसी को रिवार्ड दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज रिवार्ड। अगर आप किसी को गलत किया है और उसने गलत करने की वजह से आप पनिश कर रहे हैं, सो दैट इज पनिशमेंट, ठीक है। अगर उसने अच्छा किया है तो आप उसे अवार्ड दे रहे हैं। सो पोएटिक जस्टिस में तो क्या, आप उसे जस्टिस कर रहे हैं। अगर उसने अच्छा किया है तो आप उसे रिवार्ड देंगे, उसने गलत किया है तो उसे पनिश करेंगे। सो दैट इज पोएटिक जस्टिस अकॉर्डिंग टू वंस वर्चुअस और इविल डीड्स। उसने जैसा कर्म किया है, अच्छा किया है तो रिवार्ड होगा, इविल यानी पाप किया है तो पनिशमेंट मिलेगा। ओके, सो दैट इज आवर पोएटिक जस्टिस। नेक्स्ट इज सोलिलोकी। सोलिलोकी वर्ड क्या है? द सीक्रेट थॉट्स ऑफ और scheme in the mind of a character are known to the audience through a soliloquy. It is a dramatic device which may be called as loud thinking. So soliloquy का दूसरा वर्ड क्या है? loud thinking। जोर से जब सोचना होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? soliloquy। सीक्रेट थॉट है और स्कीम है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, उसे कोई नहीं जानता, दैट इज सीक्रेट, ओके, जो कि कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा है और उसे ऑडियंस देखते देखते पहचान रहा है। सो दैट इज कॉल्ड soliloquy। ड्रामेटिक डिवाइस एक ये है, ड्रामा में इस डिवाइस को इसे यूज़ किया जाता है soliloquy को, ताकि इससे हम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। इसका दूसरा नाम क्या है? लाउड थिंकिंग। ओके, सो आज का हमारा वीडियो का ये टॉपिक एंडिंग होता है, ठीक है, दैट इज ट्रेजेडी। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, ट्रेजेडी, नेक्स्ट कॉमेडी, ओके, कॉमेडी के भी बहुत सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा ड्रामा था, ओके, एलिजी, हमने एलिजी से स्टार्ट किया था। सो एलिजी, ड्रामा, एवरीथिंग हमने टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं ब्रीफली। इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे यूपीपीजीटी एग्जाम में आ सकते हैं, ओके, इसीलिए मैंने आपको ब्रीफली डिटेल्स दिया है। आप जितना हो सके समझ में ना आए बार बार रिपीट करिए, वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको फिर भी समझना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं फिर से आपको समझा दूंगी थ्रू कमेंट बॉक्स, ओके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए, ओके। और इसका जो पीडीएफ है हमारा वीडियो का डिटेल्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और हमारी इससे प्रीवियस वीडियोस भी है, वो भी आप देखना ना भूलिएगा, तभी आपके टोटली जो फॉर्म्स और लिटरेचर का जो टॉपिक है तब जाकर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ओके, ठीक है। तब तक के लिए हमारे वीडियो से बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।